Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Principles of Economics. In today's lecture, we will discuss upon the concept of profit planning and control. क्या मतलब होता है प्रॉफिट प्लानिंग का? प्रॉफिट प्लानिंग implies operating decisions in the areas of product planning, volume of production and pricing. जब हम प्रॉफिट के लिए प्लान कर रहे हैं, इसका मतलब हम प्रोडक्ट प्लानिंग, वॉल्यूम प्रोडक्शन और प्राइसिंग के रिलेशन में ऑपरेटिंग डिसीजंस को फॉलो कर रहे हैं। फर्म का प्रॉफिट गोल कुछ भी क्यों ना हो, प्रॉफिट प्लानिंग को हमेशा कंसीडर किया जाता है। क्योंकि प्रॉफिट जो है वो डिपेंड करेगा फर्म के प्रोडक्ट की एक्सपेक्टेड डिमांड पर, इसकी कैपेसिटी पर, जिसके बेसिस पर यह डिमांड को मीट कर सकती है, और इसकी कंप्लीट कॉस्ट पर। पॉइंट क्लियर हो रहा है? अगर मैं प्रॉफिट के लिए प्लानिंग कर रहा हूं तो मैं ये देखूंगा कि फर्म के प्रोडक्ट की एक्सपेक्टेड डिमांड कितनी है, इसके साथ साथ उस डिमांड को कंप्लीट करने के लिए या मीट करने के लिए वो कितनी कैपेसिटी रखती है, और उसके साथ साथ कितनी कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व होगी। इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट के रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप के डिसीजंस को फॉलो कर सकते हैं। तो इसे मैं बोलता हूं प्रॉफिट प्लानिंग। अ गुड प्रॉफिट प्लान शुड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव्स, सेट टारगेट एंड स्पेसिफाई द इंस्ट्रूमेंट्स फॉर अटेनिंग दीज। यानी पहले आपको ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद आपको टारगेट सेट करना है, और फिर एक आपको स्टैंडर्ड सेट करना है या इंस्ट्रूमेंट्स को स्पेसिफाई करना है जिनके बेसिस पर आप इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सको। तो ये एक गुड प्रॉफिट प्लान कहलाता है। अब बात आती है कि प्रॉफिट के प्लानिंग के लिए और उसके कंट्रोल के लिए हम किन किन अप्रोचेस को यूज कर सकते हैं। तो यहां मैं 3 अप्रोचेस को डिस्कस करूंगा आपसे। द वेरी फर्स्ट अप्रोच इज प्रॉफिट बजट, सेकेंड अप्रोच इज प्रॉफिट फोरकास्टिंग एंड थर्ड अप्रोच इज ब्रेक इवन एनालिसिस। तो हम पहले फर्स्ट अप्रोच की बात करते हैं, एंड दिस अप्रोच इज द प्रॉफिट बजट। क्या मतलब है प्रॉफिट बजट का? बजट का मतलब होता है पहले से ही आपको यह प्री डिसाइड करना है अबाउट द एक्सपेंडिचर एंड इनकम ऑफ द फर्म, तो उसे हम बजट का नाम देते हैं। प्रॉफिट बजट enables managers to plan, coordinate and control the firm's activities. फर्म की एक्टिविटीज को प्लान करना है, उसे कोऑर्डिनेट करना है, या फिर उसको किस तरह से कंट्रोल करना है, इसके रिगार्डिंग जो प्रॉफिट बजट है वो एक मैनेजर को प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ जो बजटिंग प्रोसेस है, इट enables मैनेजमेंट टू मेंटेन अ सिस्टमैटिक चेक ऑन द कंपनीज ऑपरेशंस इन टर्म्स ऑफ प्लान्ड वर्सेस एक्चुअल रिजल्ट्स। तो ये कंट्रोलिंग पॉसिबल हो पाती है इससे। जब बजटिंग प्रोसेस को फॉलो करते हुए डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज को फोकस किया गया या इम्प्लीमेंट किया गया, तो उनके इम्प्लीमेंटेशन के बाद अगर आपको सिस्टमैटिक वे में चेक करना है तो ये बजटिंग प्रोसेस आपकी हेल्प करती है। और इसमें आप ये देखते हो कि जो आपने प्लान किया था और उसके अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट्स आपको मिले, और जो एक्चुअल रिजल्ट्स है वो क्या रहे, इनके बीच में आप कंपैरिजन करते हैं। अगर इक्वल है या ऑलमोस्ट सिमिलर है देन नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर डिफरेंस ज़्यादा है, एक्चुअल आपको रिजल्ट्स हैं वो कम है आपके प्लान्ड रिजल्ट से, तो आपको देखना होता है कि ये रिजल्ट्स कम क्यों हैं। तो एक प्रॉपर कंट्रोलिंग भी फोकस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द बजटिंग प्रोसेस। व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम प्लानिंग टू कंट्रोल ऑफ प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट इज कंपेयर विद द बजटेड प्रॉफिट, और उसके बाद हम नेसेसरी स्टेप्स को फॉलो करते हैं जिससे कि एक्चुअल और बजटेड प्रॉफिट के बीच के गैप को खत्म किया जा सके। यानी कि जो बजटिंग प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए आपने प्रोसेस फॉलो करी, और जो आपको एक्चुअल प्रॉफिट हुआ और जो आपने अपना प्रॉफिट प्लान कर रखा था उसमें डिफरेंसेस ज़्यादा होने के केस में आपको नेसेसरी स्टेप्स को फोकस करना होता है, और इस तरह से फोकस करना होता है जिससे कि एक्चुअल और बजटेड प्रॉफिट के गैप को आप खत्म कर सको, फिनिश कर सको। तो हम इस पर्टिकुलर अप्रोच को नाम देते हैं प्रॉफिट बजट का। पॉइंट क्लियर हो गया? ये तो बात हो गई अबाउट द फर्स्ट अप्रोच।
अब हम सेकेंड अप्रोच की बात करते हैं। द सेकेंड अप्रोच इज प्रॉफिट फॉरकास्टिंग। क्या मतलब है प्रॉफिट फॉरकास्टिंग का? जब हम प्रॉफिट प्लानिंग की बात करते हैं तो प्रॉफिट प्लानिंग को हम बिना प्रॉफिट फॉरकास्टिंग के कंप्लीट नहीं कर सकते। बिना प्रॉफिट फॉरकास्टिंग के प्रॉफिट प्लानिंग का कोई भी वजूद नहीं है। अगर हम प्रॉफिट फॉरकास्टिंग के कॉन्सेप्ट की बात करें देन इट इज वेरी सिमिलर टू डिमांड फॉरकास्टिंग। डिफरेंस क्या है? डिमांड फॉरकास्टिंग में हम डिमांड के अकॉर्डिंग फॉरकास्टिंग को फोकस करते हैं, जबकि प्रॉफिट फॉरकास्टिंग में हम प्रॉफिट को फॉलो करते हैं। तो डिमांड फॉरकास्टिंग में डिमांड वेरिएबल है, जबकि प्रॉफिट फॉरकास्टिंग में प्रॉफिट वेरिएबल की तरह वर्कआउट करता है। जिस तरह से डिमांड फॉरकास्टिंग के लिए हम डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स का यूज करते हैं और उसके बेसिस पर फ्यूचर में प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी किसी फर्म के रिलेशन में, उसको हम प्रॉपर्ली एस्टिमेट करते हैं। उसी तरीके से प्रॉफिट फॉरकास्टिंग में भी हम उन्हीं टेक्निक्स का यूज करते हुए फर्म के फ्यूचर में अर्न किए जाने वाले प्रॉफिट को भी कंसीडर कर सकते हैं। इसके लिए हम डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होती हैं, डिफरेंट टाइप की क्वालिटेटिव टेक्निक्स होती हैं, जिनको इस पर्पज को फुलफिल करने के लिए यूज किया जा सकता है। क्वालिटेटिव टेक्निक्स की बात करूं तो इसमें आप एक्सपर्ट ओपिनियन को फॉलो कर सकते हो, मार्केट रिसर्च कर सकते हो, कंज्यूमर रिसर्च कर सकते हो, उसके बेसिस पर अपने प्रोडक्ट की डिमांड को एस्टिमेट कर सकते हो। फिर जो आपका कॉस्ट इस पर लगेगी, जितना भी खर्चा होगा आपका, जितने भी एक्सपेंसेस आप इनकर करोगे उनको आप एस्टिमेट कर सकते हो। डिमांड के बेसिस पर जो प्राइस आप डिसाइड करोगे उसके बेसिस पर अपना रेवेन्यू कैलकुलेट करके उसमें से कॉस्ट को माइनस करके अपना प्रॉफिट जो होने वाला होगा प्रॉफिट फ्यूचर में उसको आप एस्टिमेट कर सकते हो। तो ये तरीका रहता है क्वालिटेटिव वे में। ऐसे जब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की बात करता हूं तो उसमें भी हम डिफरेंट मेथड्स का यूज कर सकते हैं, जिसमें एक बहुत फेमस मेथड है, मैं उसके बारे में यहाँ चर्चा करूंगा। दैट इज द रिग्रेशन एनालिसिस और रिग्रेशन टेक्निक, जिसके हेल्प से आप प्रॉपर प्रॉफिट को एस्टिमेट कर सकते हो इन द फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। क्या करा जाता है रिग्रेशन टेक्निक में? फर्म के प्रॉफिट और जो उसके अदर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, जैसे एंटिसिपेटेड सेल्स वॉल्यूम है, प्राइस है, कॉस्ट है, इनको कंसीडर करते हुए एक रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश किया जाता है, या हम कह सकते हैं फंक्शनल रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश किया जाता है। और इस फंक्शनल रिलेशनशिप के बेसिस पर फ्यूचर में जो प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है फर्म के द्वारा उसको प्रॉपरली कैलकुलेट किया जाता है। तो हम इस टेक्निक को बोलते हैं रिग्रेशन टेक्निक, जो फ्यूचर के प्रॉफिट को प्रेजेंट में एस्टिमेट करने में और बहुत करेक्ट वे में एस्टिमेट करने में काफी हेल्पफुल रहती है। ओके, नाउ कम टू द लास्ट टेक्निक। दिस इज द थर्ड अप्रोच। थर्ड अप्रोच क्या है इसके अंदर? दिस इज नोन एज द ब्रेक इवन एनालिसिस। क्या मतलब होता है ब्रेक इवन एनालिसिस का? दिस एग्जामिन्स द रिलेशनशिप अमंग कॉस्ट, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। तीन वेरिएबल्स हैं, कॉस्ट, रेवेन्यू और प्रॉफिट। रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट निकल कर आएगा। तो इसी वजह से हम इस एनालिसिस में तीन वेरिएबल्स को ही फोकस करते हैं, और इस पर्टिकुलर एनालिसिस के बेसिस पर हम ब्रेक इवन आउटपुट, उसके साथ साथ ब्रेक इवन प्राइस या फिर टारगेट प्रॉफिट आउटपुट या प्राइस को प्रॉपरली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले एक फर्म के ब्रेक इवन पॉइंट को डिटरमाइन करना होता है। ये वो पॉइंट होता है जहां फर्म अपनी एंटायर कॉस्ट को रिकवर कर लेती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब फर्म अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट करती है तो उसकी सेल्स बहुत कम होती है। धीरे धीरे उसकी सेल्स क्या है, बढ़ती चली जाती है विद द एफर्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन स्टार्टिंग में जो उसकी कॉस्ट है वो ज़्यादा रहती है और उसका जो रेवेन्यू है वो कम रहता है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो उसका टोटल कॉस्ट है वो उसके टोटल रेवेन्यू के बराबर हो जाता है। तो जब उसकी सारी कॉस्ट रिकवर हो जाती है, ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट को हम उस फर्म का ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। और उस पॉइंट के बाद फर्म का रेवेन्यू एक्सीड होता है उसकी कॉस्ट से, तब वो प्रॉफिट की सिचुएशन में आती है। तो इसी वजह से हमें हर फर्म के ब्रेक इवन पॉइंट को कंसीडर करते हुए उसके प्रॉफिट को एनालाइज करना होता है। तो हम इस स्टडी को बोलते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। किस तरह से फॉलो किया जाता है इसको हम एक रिलेशन एस्टेब्लिश करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट मीन्स दैट इन सिचुएशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट टोटल रेवेन्यू विल बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट।
इट मीन्स टी आर इज इक्वल टू टी सी। टी आर का मतलब क्या होता है? प्राइस पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड, दैट इज पी इंटू क्यू, एंड टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। यह हम कह सकते हैं, फिर वेरिएबल कॉस्ट को हम लिख सकते हैं क्या? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट, या टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड या सोल्ड। जितनी नंबर ऑफ यूनिट सेल की गई हैं, अगर मैं इसको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वेरिएबल कॉस्ट निकल कर आएगा। तो हमारी क्वेश्चन आएगी पी इंटू क्यू इज इक्वल टू एफ सी प्लस ए बी सी इंटू क्यू। अब मैं इस ए बी सी इंटू क्यू को लेफ्ट साइड में कंसीडर करता हूँ, तो ये माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। पी क्यू में से पी क्यू माइनस ए बी सी इंटू क्यू इज इक्वल टू एफ सी। पी कॉमन ले लिया इसमें से हमने, सॉरी क्यू कॉमन ले लिया, और जब क्यू कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचेगा पी माइनस ए बी सी, एंड दिस इज इक्वल टू एफ सी। इट मीन्स क्यू इज इक्वल टू, इसको हम एफ सी के अपॉन में ले जाएंगे राइट साइड में, तो ये अपॉन में जाएगा इसके एफ सी अपॉन पी माइनस ए बी सी। तो यहाँ पर जो क्यू है वो ब्रेक इवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको हम क्यू वी से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि जो ब्रेक इवन पॉइंट है उस पर जो लेवल ऑफ आउटपुट है उसको हम ब्रेक इवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट का नाम देते हैं। एंड इट विल इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन प्राइस पर यूनिट माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इस तरह से हम ब्रेक इवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमें अगर ब्रेक इवन वैल्यू ऑफ या ब्रेक इवन सेल्स को डिटरमाइन करना हो तो इसके लिए क्या फॉर्मूला अडॉप्ट होगा? सेल्स आपको कैलकुलेट करनी है तो इसके लिए आपको प्राइस पर यूनिट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ब्रेक इवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट से, यानी कि P इंटू क्यू वी। इट मीन्स दैट एस बी इज इक्वल टू P इंटू, और क्यू बी का फॉर्मूला है आपके पास, दैट इज एफ सी अपॉन पी माइनस ए बी सी, एज यू आर लुकिंग हियर। ठीक है, P यहां से कॉमन ले लिया तो 1 माइनस ए बी सी अपॉन पी हो जाएगा ये। ठीक है, इस P से ये P कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिल जाएगी वैल्यू एफ सी अपॉन 1 माइनस ए बी सी अपॉन पी। अब इसको मैंने दोनों तरफ Q से मल्टीप्लाई कर दिया। ए बी सी इंटू क्यू रिप्रेजेंट करेगा टी वी सी को, और P इंटू क्यू रिप्रेजेंट करेगा टी आर को, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस टी वी सी अपॉन टी आर। लेकिन क्या है कि इकोनॉमिक्स में P माइनस ए बी सी अपॉन पी को हम लिखते हैं इक्वल टू 1 माइनस टी वी सी अपॉन टी आर, और इसे हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। इसका मतलब जो एस बी है उसकी वैल्यू हो जाएगी फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट के बराबर, और इस तरह से हम ब्रेक इवन सेल्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगा इसका, इसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके रिगार्डिंग डिस्कशन को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।